गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11th वालों, सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का आज हम चैप्टर रीड करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज हम सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री जो हम कर रहे हैं बेसिसिटी यानी बेसिक केमिस्ट्री, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एटम जो हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं पर पता नहीं चल पाता हमें तब भी। हम सिर्फ एक रटी रटाई लैंग्वेज को करते हैं। एटम इज अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट, वी कैन नेदर बी सब डिवाइडेड और वी कैन नेदर बी डिविजिबल। लेकिन आज हम पढ़ेंगे एटम एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप एक लड्डू देखें, स्मॉल सा लड्डू, कोई भी आप एक लड्डू ले लें, मोतीचूर का कोई भी, उस लड्डू को हाथ में पकड़े तो ध्यान रखिए उसको आप ब्रेक करें, ऐसे तोड़े तो वो छोटे 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 इतने स्मॉल पीसेस में डिवाइड होता है। फिर आप उसको ब्रेक करो, उसको फिर तोड़ो छोटे छोटे पीसेस में, फिर तोड़ो छोटे छोटे पीसेस में, और कुछ ऐसे पीसेस होते हैं जो आपके हाथ में लग जाते हैं, आपको फील होता है पर आप देख नहीं पाते हो। तो हमारा जो एटम होता है वो भी एक एलिमेंट का इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी द एटम इज एन एटम इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल बट ऑफ एन एलिमेंट। बट जो मेन चीज आती है वो क्या आती है कि हम जानते हैं कि जो एलिमेंट होता है वो कंसिस्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है फ्रॉम एटम से, और अभी तक हमें 118 एलिमेंट्स वी गॉट इट। तो सबसे पहले हम स्मॉल सी एक डेफिनेशन को देखेंगे, उसे पढ़ेंगे और सोचेंगे। और बच्चे लोग हमेशा अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपकी नेहा मैम ऐसे ऐसे पॉइंट आपको बताएंगी, आपकी नेहा मैम ऐसी ऐसी चीजें आपको बताएंगी जिससे आपको आगे जाके बेनिफिट ही होने वाला है। तो फर्स्ट वी हैव टू समथिंग स्लाइटली डिस्कस विद एटम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो वी आर गोइंग टू अ स्मॉल थिंग्स। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट अ एटम। तो हमारी बात यहाँ पे आ जाती है, क्या बात आती है हमारी यहाँ पर बात आती है जो एटम होता है। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो आपका एटम है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और ये हम कह नहीं सकते कि इट्स इंडिपेंडेंट और इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, पर जैसा भी है वो एग्जिस्टेंस करता है, बट इसी को हम कहते हैं एटम। लेकिन मेन सोचने वाली बात है हमने ये क्यों लिखा कि मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वी ऑल नो दैट कि सम ऑफ द एटम्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। दे आर वेरी एक्टिव और दे फॉर्म इन द कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। और वैसे ही हमारी जो जिसे बोलते हैं इनएक्टिव गैसेस होती हैं, जो हमारी जैसे हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन एक्सेट्रा है, वो इंडिपेंडेंट रहती हैं, उन्हें जरूरत नहीं किसी की, वो किसी के साथ मिलकर कंपाउंड नहीं बना रही, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करना पसंद करती हैं। आपको मालूम है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती हैं वो आज के टाइम में उसमें 118 एलिमेंट्स हैं, एंड यू नो दैट कि ऑल द एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, एंड वी नो दैट 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, सो दैट 118 टाइप्स ऑफ एटम आर प्रेजेंट, बिकॉज एलिमेंट से ही आपको एटम मिला, और जितने एलिमेंट उतने ही एटम है, और उतने से ज्यादा एटम कैसे रिएक्ट करेंगे, कौन रिएक्ट नहीं करेगा, हम उसके बारे में आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। बट हेयर वी जस्ट लर्न एंड वी जस्ट थिंक अबाउट द स्मॉल पोर्शन, द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, द सेकेंड वन इज मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं? सपोज वी आर टेकन एग्जाम्पल। अब मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा एक हाथ में मैंने बूंदी का लड्डू ले लिया, दूसरे हाथ में मैंने तिल का लड्डू ले लिया, एंड सपोज आई एम जस्ट ब्रेकिंग दीज टू लड्डू एंड कंबाइन। तो वो बूंदी और तिल दोनों से जो मिलके चीज बनेगी अलग अलग एटम से, या मैं दो अलग बूंदियां ले लूं, उनको दोनों को मिला दूं, तो एक बड़ा सा जो चीज बनती है दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल। अब क्या होता है कि व्हेन द टू और मोर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, या तो सेम या डिफरेंट, वो मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं किसका? मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब सबसे बड़ी एग्जांपल आ जाता है हमारे सामने कि कैसे बनेगा। सपोज वी आर टेकिंग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, फर्स्ट वी हैव जस्ट write and read it. The definition: when two or more atoms of different elements combine or same elements combine, the molecules of a compound is formed. Molecules of compound के बन जाते हैं. For example, we are taking the example of hydrogen and hydrogen. So it will make a molecule of hydrogen. Same in the case of oxygen also. We are taking the oxygen and the oxygen, it will take the molecule of oxygen. Okay. Second one, very important, the molecule contains, important point, it's noted B, the molecule contain two or more atoms. It's not meaning कि you are having same elements of an atom या same atoms of an different elements.
फॉर्म ऐसे भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर HH है या HOH मिलके भी H2O बनाते हैं, वो भी मॉलिक्यूल है। तो हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो यही है कि एक मॉलिक्यूल मोर देन 2 एटम्स, 2 भी हो सकते हैं और मोर देन 2 एटम्स भी उसमें हो सकते हैं जो आपके मॉलिक्यूल। कहने का मतलब अगर हम एक ले लैंग्वेज की में बात करें और समझने की बात करें, सपोज वी आर टेकिंग द 3 लड्डू, हमने एक बेसन का ले लिया, एक हमने तिल का लड्डू ले लिया और एक हमने आपका सपोज बूंदी का लड्डू ले लिया, तीनों को मिक्स करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया और हमें मालूम पड़ा कि उसके अंदर जो एटम है किसके हैं, बूंदी के, तिल के और बेसन के। द सेम इन द केस ऑफ इन द बूंदी और तिल, उन दोनों को मिक्स कर दिया। तो ऐसे हमने मॉलिक्यूल कर बनाया, किससे, हमारे एटम से। अब आता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होंगे, कैसे कैसे मॉलिक्यूल कैसे मिलके बनाएंगे। तो अब हम इन मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने भले 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, व्हाटएवर, लेकिन यहाँ जो भी चीज आप अंडरस्टैंड करेंगे ना, उसको आगे बच्चा बहुत यूज करना है। हर एक चीज को, हर एक पैरा को समझिए और उसे करिए और उसको ध्यान से देखिए। Now we are define a molecules divided into 2 parts. मॉलिक्यूल के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं कैसे मॉलिक्यूल से कैसा बन रहा है, सपोज फर्स्ट वन इज अ होमो एटॉमिक। होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स सारे जितने भी एटम्स होंगे वो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे, दे आर इन द सेम इन केस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल सपोज द मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ सेम कंपाउंड। अब यहाँ पर हम हीलियम देख रहे हैं, हीलियम हमने पहले कहा था कि इनएक्टिव है, तो वो आपका मोनो एटॉमिक है, अकेला रहेगा, अपना अकेला बनाएगा जिसे जो भी बनाना है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को हम देखेंगे तो सेम एलिमेंट्स के हैं, तो ये आपका डायटॉमिक है, 2 यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ 3 दिख रहे हैं ओजोन के, ओजोन हमारा O3 कहलाता है, ट्राइएटॉमिक, और फास्फोरस ये 4 है, तो ये हमारा टेट्रा हो गया। तो ये हमारे हो गया कि सेम मॉलिक्यूल्स मिलकर ही फॉर्मेशन कर रहे हैं। बात करते हैं हेट्रो मॉलिक्यूल्स की, यानी हमारे आते हैं हेट्रो एटॉमिक, यानी जहां पर अलग अलग एटम ने मिलकर यहाँ पर बनाया है, यानी दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर का HOH, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 डिफरेंट टाइप्स हो गए, H और O बना 3 रहे हैं। यहाँ पर हो गया आपका कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर भी आपका ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये तो बात इजी हो गई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है या हेट्रोएटॉमिक, यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर भी 2 कैटेगरीज में आ गया, मोनो एटॉमिक, मोनो यानी जो अकेला है, डाई जिसमें 2 एटम्स है, ट्राई जिसमें 3 एटम्स है, टेट्रा जिसमें 4 एटम्स है। यहाँ पर उसी केस में हेट्रो में हमने यहाँ पर आपके अलग अलग जो स्ट्रक्चर है ऑन द बेसिस ऑफ के हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम उसका साइज जो बनाते हैं, शेप बनाते हैं, उनका नेम देते हैं, वो देंगे। लेकिन अभी हमें जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमें उस चीज को टच करना है जिस चीज में हमें केमिस्ट्री में आगे जाके वर्क करना है। तो अभी हम सिर्फ टच ऑफ द लाइन करेंगे, समझे बच्चों? वेरी नाइस। सारी हमने स्टडी कर ली, एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, पर एक चीज नोटिस करिए आपने, एटम इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। हमने बोला कि एटम जो होता है वो एलिमेंट का एक बहुत स्मॉल पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एक छोटा सा चुन्नू सा बहुत छोटा सा एक एलिमेंट लूंगी और उसके अंदर भी अगर मैं सोचूंगी इसको ब्रेक कर दूं या चूरा बना दूं या कुछ भी कर दूं, वो एटम और भी छोटा हो जाएगा। तो उसका मास कितना होगा? ऑब्वियसली आप कैसे उसको मास को कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप उसकी मास को कैसे देखोगे, कैसे चेक करोगे। देखो अगर हमारे वेट की बात करेंगे तो हम अपना वेट इजीली किसी वेइंग मशीन में चढ़ेंगे, मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ऐसी चीज जिसे इजीली आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हो या देख भी पा रहे हो, तो वो आप लेने में इतनी लाइट है कि आप जब जैसे वेइंग मशीन के ऊपर रखोगे, बड़ा सेंसिटिव मशीन के ऊपर रखोगे, जो वेइंग बड़ी सेंसिटिव मशीन होती है इन लैबोरेटरीज में, उसमें भी रखोगे तो भी पता नहीं चल रहा। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट बोला इन्होंने। स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में क्या बोला इन्होंने? कहा कि हाइड्रोजन जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स में बहुत ही लाइटेस्ट एलिमेंट है। अगर हम उसका एटम ले लें और उसके ही एटम में सबको काउंट करके देखें, तो कहने का मतलब है आप एक की स्टैंडर्ड वैल्यू ले लीजिए। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब होता है कि मैंने ये बोला कि माना इसमें पैरामीटर ले रही हूं मैं, कि सपोज मैंने 1 ग्लास वाटर ले लिया, मैंने कहा 1 ग्लास वाटर को मैं 1 लीटर का मान रही हूँ, 1 ग्लास वाटर को 1 लीटर मान रही हूँ, सपोज कह रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा 1 लीटर यानी 1 ग्लास, जो छोटा सा मैंने सब 1 लीटर का एक मेजर मान लिया कि एक स्टैंडर्ड कप है। आप लोग सब मुझे अपनी बकेट को फिल करके दिखाओगे और ये बताओगे कि ये बकेट कितने लीटर भरी है, एक स्टैंडर्ड पैकेज। वैसे ही हाइड्रोजन सबसे स्मॉल सबसे लाइटेस्ट था, तो हमने स्टैंडर्ड में हाइड्रोजन को मान लिया। अब हमने क्या कहा सुनिए, द एब्सोल्यूट मास ऑफ हाइड्रोजन का जब हमने जब वे किया, जब हमने हाइड्रोजन का स्पेसिफिक मेथड के थ्रू हमने ये नोटिस किया कि जो एब्सोल्यूट मास होता है हाइड्रोजन का
वो 6.736 इंटू 10⁻⁻24 होता है, इतने ग्राम का होता है। तो हमने ये कहा कि अब जिसको भी हम लेंगे, माना मैं ऑक्सीजन को वे कर रही हूं या मैं आपके नाइट्रोजन को कर रही हूं, किसी को भी मैं अगर उसका एटॉमिक मास निकाल रही हूं, उस एलिमेंट के एटम का मास निकाल रही हूं, तो मैं क्या करूंगी, उसको स्टैंडर्ड सब्सटेंस में वे करूंगी, यानी इसको मैं पैरामीटर मान के, यानी हाइड्रोजन को पैरामीटर मान के मैं कर रही हूं। चलिए अब बात आती है जो मैंने आपको पहले ही बोल दी, अब आती है कि हाइड्रोजन ही क्यों लिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन को लेने का मतलब था वो सबसे लाइटेस्ट है, तो जो उसको स्टैंडर्ड मानेगा, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि एक ग्लास वाटर को मैंने अगर 1 लीटर कहा और मैंने कहा ये बकेट में बताओ कितने लीटर वाटर है, तो आप बताएंगे जितने बार आपने इस ग्लास को डाला होगा, जितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स आप डालोगे उतना लीटर बताओगे। ठीक है, अब प्रॉपर डेफिनेशन सुनिए। इसका जो कंक्लूजन निकला वो निकला क्या, जब हमने हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड वैल्यू माना तो ये कंक्लूजन हुआ कि अब जो भी एलिमेंट होंगे उनको, वो जो भी एलिमेंट आपके जो भी एटम होंगे वो क्या होंगे, उतने टाइम्स। कैसे? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम, वो एटम के उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स हो रहे हैं, और दैट एटम किस एटम के, किस एलिमेंट के, हैवियर देन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन से हैवी। माना सपोज कि अगर माना मैं बात करती हूँ, किसी को कंपैरिजन किया जाए, जो मैंने अभी बाल्टी वाला कंपैरिजन किया था कि मैंने 1 लीटर माना और आपने उस बाल्टी को 1 लीटर के ग्लास से, मैंने ये ग्लास चाहे छोटा सा है, माना इसमें 5 ड्रॉप वाटर आया, लेकिन मैंने इसे 1 लीटर बोल दिया, मैंने कहा 1 लीटर पानी है इसमें, इस ग्लास में, तो जितने बार भी आप बाल्टी में डालोगे तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स है। वही चीज यहां पर बोली है कि द एटॉमिक मास, जब भी हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास की बात करेंगे तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स होगा किसका, जिस जो एलिमेंट हैवियर है किसके, हाइड्रोजन के एटम के। हमने हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड वैल्यू माना है, हमने एक ग्लास को 1 लीटर माना था। अब जितने बार भी मुझे पानी चाहिए, 5 लीटर चाहिए, तो आप 5 बार उस ग्लास को डालोगे। समझ में आया? तो वही चीज यहां पर बोली है कि द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, इज द नंबर ऑफ टाइम्स, वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स होगा। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, उससे पहले समझते हैं एटॉमिक मास को ही बाद में हमने रिफर किया किससे, एटॉमिक वेट से। वेरी नाइस। अब इसका एग्जाम्पल जो इसको नहीं आया समझ में, आप इसको ऐसे समझिए, इट इज फाउंड, ये मिला कि एक एटम जो है ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन का हमने लिया, हमने क्या पता किया कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, वो हाइड्रोजन के कंपैरेटिव 16 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, हम मान गए। अब हमने ये देखा कि हमने स्टैंडर्ड वैल्यू हाइड्रोजन को मान ली, जबकि हमारी जो ऑक्सीजन है उसकी कुछ जो इंपॉर्टेंस है, जो कुछ वैल्यूज हैं, वो कुछ हाइड्रोजन से अलग शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं, ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, तो आई थिंक उसके नंबर ऑफ कंपाउंड भी ऑक्सीजन के ज्यादा होंगे। तो ज्यादा बेटर क्या है कि जिसके कंपाउंड ज्यादा बन रहे हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो उतने ही कंपाउंड भी बनाएगा, तो उसको लेना ज्यादा बेटर होगा। तो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू यहां से हटा के, यानी हाइड्रोजन से हटा के डाल दिया ऑक्सीजन पर, लेकिन ये तो यहां रुकने वाला था नहीं। तो वो स्टोरी आई 1961 की। ठीक है, तो वहां पर उस वक्त जो एक आपकी एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे माना फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपने घर में च्यवनप्राश खा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और माना वही च्यवनप्राश अगर अमेरिका में सपोज सीसी के नाम से मिल रहा है, या टीवी के नाम से मिल रहा है, या ओपी के नाम से मिल रहा है, तो हमने कहा कि ऐसे तो एक ही चीज है, एक ही उसमें कंपाउंड्स हैं, एक ही तरीके के उसमें हमारे जो जितने न्यूट्रिएंट हैं वो हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा नाम रख दें जो सबके लिए जो क्या हो, एक कॉमन हो। ठीक है, तो अब सुनिए इसकी स्टोरी। के बाद हमारी बात आती है कि जब इंटरनेशनल यूनियन सिस्टम आपका चला था, तो इंटरनेशनल लेवल पे जब सिस्टम चला था तो उन्होंने ये बोला कि सिंपल सी चीज है कि हम एक ऐसे एलिमेंट को हमें लेना चाहिए जो जिनका आइसोटोप जो है वो स्टेबल हो। ठीक है, और अगर हम उसमें सब चीजों की स्टेबिलिटी देखें तो हम ये देखें कि जो जितने ज्यादा रिएक्टिविटी करेगा, सिंपल सी बात है, तो वहां पर थोड़ा बहुत एक फर्क पड़ सकता है। ठीक है, उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से कि जो एटॉमिक मास को अगर हमें फाइंड करना है तो हम एक आइसोटोप ऑफ कार्बन को लेंगे जो स्टेबल है और कार्बन
12 का एटॉमिक मास, यानी कार्बन 12 का एटॉमिक मास का मतलब होता है कि सपोज कार्बन 12 में, हम एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, हमने एक गार्लिक ले लिया और इसमें हमने कम से कम 12 इस तरीके से बना दिए, इसके चारों तरफ इस तरीके से हमने ये एटम्स बना दिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यानी जब ये पूरे का मास 12 है तो उसकी हर एक यूनिट का मास 1/12 होगा, इसका भी मास 1/12 होगा, यानी हर एक यूनिट का मास कितना आ गया, किसी भी एक यूनिट को लोगे तो 1/12 आएगा क्योंकि पूरा एटॉमिक मास 12 है। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का क्या डिफाइन करता है, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड करा है उसको मास ऑफ एन एटम ऑफ 12 से टेकन एज 12 बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबल था, आइसोटोप्स है और स्टेबल है। ठीक है, तो इससे बहुत कुछ एक कंपेयर कर दिया कि अगर हमें एटॉमिक मास किसी भी नंबर का निकालना, माना हाइड्रोजन का निकालना है, किसी भी नंबर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर के मास ऑफ एटम को डालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हाइड्रोजन का था 1.6736, ठीक है, डिवाइड बाई इंटू 10⁻24 जितना भी है देख लीजिएगा, और 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 के मास को डालेंगे। अब 1/12 कैसे निकलेगा, 1/12 कार्बन एटम को निकालने के लिए आगे हम पढ़ेंगे पहले मोल कॉन्सेप्ट कि कैसे एक मोल से हम निकालते हैं उस 1/12 का, लेकिन यहां पर हम डायरेक्ट करेंगे। जब मोल कॉन्सेप्ट इसके बाद के टॉपिक में आएगा तब हम उसे और अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे, पर अभी हमें ये देखना है कि जिस भी यूनिट का हमें एटॉमिक मास निकालना है तो उस एटॉमिक मास में ऊपर में जिसका भी हमें फाइंड करना है, सपोज वी हैव टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन का फाइंड करना है, तो मास ऑफ एटम की जगह मास ऑफ हाइड्रोजन लिख देंगे क्योंकि एटॉमिक मास करना है हमें, राइट। और नीचे आएगा 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, यानी 1/12 मास ऑफ कार्बन को हम क्या कहते हैं। अब कहानी यहां से शुरू होती है, ध्यान से सुनिएगा। जब ये स्टडी हो रही थी इंटरनेशनल सिस्टम में, ये स्टडी हो रही थी कि हमने कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को लिया, उस केस में हमने कहा कि जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी किसी भी, अभी हमने बोला 1/12 जो मैंने आपको करके दिखाया कि एक हमारा क्या है, कार्बन है, कार्बन 12 है यानी उसका मास 12 है, और उसमें मैंने 12 पार्ट करके 1/12 एक एटम का दिखाया। तो उसने कहा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, अगर हम एक एटॉमिक मास यूनिट को करें तो जब हमने उसको फाइंड किया था, यानी कार्बन 12 को हमने डिवाइड किया था पर मोल, एक मोल जिसकी वैल्यू होती है 6.022, उससे मल्टीप्लाई किया, हमें डिवाइड किया था, सॉरी। तो यहां पर आता है कि जब 1 एटॉमिक मास यूनिट किसी भी एलिमेंट का जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होगी वो डेफिनेट वैल्यू होती है, डिफाइन होती है 1.66056 वैल्यू इंटू 10⁻24 ये ग्राम होती है। और जब हमें किसी का मास निकालना होता है, एटॉमिक मास, नॉट मास, एटॉमिक मास, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला पढ़ा था कि एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास ऑफ दैट एटम डिवाइड बाई क्या, आपका डिवाइड रहेगा 1/12 ऑफ कार्बन एटम्स का जो भी मास होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है, जब ये डिफाइन किया गया कि हम कार्बन 12 के 1/12 यूनिट को ले रहे हैं, 1/12 यूनिट को, यानी हमने कार्बन 12 की 1/12 यूनिट को जब डिवाइड किया था मोल्स निकाल के, तो हमारी ये वैल्यू आई थी। और जब ये वैल्यू आई तो हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज को माना कि 1/12 ऑफ कार्बन एटम यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट, अगर हमें किसी भी चीज का मास निकालना यानी एटॉमिक मास फाइंड करना होगा और हमें मास पता है, जैसे यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का जब मैंने बताया था, तो यहाँ हमारा निकला था 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। हमने सिंपल एक बात करी, जब हमें 1 एटॉमिक मास यूनिट निकालना था, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, जब 1 एटॉमिक मास यूनिट निकालना, हमें कुछ नहीं किया, मास ऑफ एन एटम, जिस मास को हमें फाइंड करना था हाइड्रोजन का, वो हमने यहां लिख दिया, डिवाइड बाय नीचे आपका यही वाली एटॉमिक मास यूनिट जिसको कि हमने स्टैंडर्ड माना है उसको हमने नीचे रखा। कोई भी नंबर
नंबर है, हमने अगर आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीजन की जगह हमने ऑक्सीजन का यहाँ लगा लिया, डिवाइड बाई उससे कर दिया, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब सिंपल होता है कि जो हमारी वैल्यू आई है यानी 1.008 एटॉमिक मास यूनिट, ये किसकी आई है, ये हाइड्रोजन की आई है। हाइड्रोजन इतना हैवियर है 1/12 ऑफ कार्बन से, यानी हमारा जो ये हाइड्रोजन की वैल्यू एटॉमिक मास में आई है कि हमारा जो ये वाला हाइड्रोजन है वो 1/12 ऑफ कार्बन के इतना हैवियर है। मैं फिर इसको बता रही, इसको बहुत ध्यान से देखिए। अब न्यू टॉपिक आया, अभी इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे दैट इज एटॉमिक मास एंड द मॉलिक्यूलर मास, कि मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, एटम का मास कितना होगा, जो कि बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनका निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अभी हमने आपको स्टैंडर्डाइज बताया था, तब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक ग्लास को मैंने 1 लीटर माना है, और अब मैं आपसे बोलूं कि पूरी बाल्टी भरो, तो आपको बाल्टी वे करने की जरूरत नहीं है। आपने जितने ग्लास पानी डाल के उस बाल्टी को फिल किया होगा वो सिंबलाइज्ड हो गए, उतने ही लीटर आप मानेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका नंबर आता है जिसे हम ये बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, इसको ऐसे एग्जांपल समझिए कि सपोज आई एम इंडिकेशन यू, आई एम इंडिकेटिंग लाइक आई नीड 12 डजन्स, तो आप क्या, आई नीड 12 डजन एप्पल्स, या आई नीड 1 डजन एप्पल, आई नीड 1 डजन ऑरेंजेस। अगर मैं आपको 1 डजन बोलती हूँ तो आप किससे पूछते नहीं हो, आप इजीली मुझसे बोलोगे कि 1 डजन का मतलब होता है 12, ठीक है। मैं आपसे सिंपल एक बात कह रही हूँ कि अगर मैं आपको सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मैं आपसे ये बोलूंगी कि मैं आपको कोई आपको बताता नहीं है कि 1 डजन क्या है, आपको खुद पता था कि 1 डजन का मतलब ही होता है कितना, 12, डजन का मतलब 12 होता है, उसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, आपके दिमाग में डजन का नाम लेके ही 12 आ गया। वैसे ही मोल कंसेप्ट भी होता है। जब हमने मोल की कंसेप्ट की बहुत सारी रिसर्च हुई थी, तो ये मिला, एक इटालियन साइंटिस्ट हुआ करते थे एवोगैड्रो, तो उन्होंने ऐसा निकाला कि अगर हम कहीं पर भी बोले, अब हम एक बात छोटे से एटम्स की बात करते हैं जिसका कि वे करना बड़ा मुश्किल था, जिसका एटॉमिक मास हम नहीं निकाल पाए, हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट एल यूनिट का पता करके फिर एक C12 1/12 कार्बन एटम्स के बारे में होल स्टडी दे दी, ठीक है। ऐसे ही हमने कहा कि जब भी हम ये कहेंगे कि 1 मोल, यानी एक ऐसे की बात करी जाएगी जो बहुत स्मॉल है, जिसका क्वांटिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल। तो हमने उसको एक नंबर दिया 6.022, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका मोल है। यानी मोल में, यानी छोटी सी चीज में, जैसे आप डजन कहते ही आपके दिमाग में 12 आ जाता है, वैसे ही एक मोल कहते ही अब आपका ये नंबर छप जाना चाहिए। इटालियन साइंटिस्ट हुआ करते थे एवोगैड्रो, जिन्होंने इस नंबर को दिया था, और इसे एवोगैड्रो नंबर NA से इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहती हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, जब मैं आपसे ये बोलूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है उसे आप क्या बोलेंगे, कितना होता है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23। मैंने आपसे कहा 14 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मैंने उसके आगे कोई भी वैल्यू दे दी, आपको सिर्फ ये बताना है, आपके आगे मोल लग गया है, अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको वैल्यू लिखनी है मोल की, जो मैंने यहाँ पर आपको दे रखी है। अब क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, वो क्वेश्चन ये है कि यही नंबर क्यों, आखिर इसी नंबर को क्यों लिया, क्या रीजन था, 6.022 ये नंबर कहां से आ गया भैया, 5 ले सकते थे, 6 ले सकते थे, डजन में हमने 12 बना दिया, डजन को हमने 12 बनाया, बहुत इजी, किससे मल्टीप्लाई करो आ जाएगा, लेकिन व्हाई पुटिंग दिस नंबर, ये नंबर ही क्यों लिया, तो उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी, बहुत ध्यान सुनेंगे। अब देखिए, अब ये वाली क्वेश्चन जब आया था कि 6.022 वैल्यू हमने क्यों ली, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो सोच के देखिए कि हमें एक ऐसा नंबर लेना था जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली कार्बन 12 एटम के बराबर आए। क्यों? क्योंकि हम उसको स्टैंडर्ड मान चुके थे। लेने को हम 10, 20, 30, 40 ले सकते हैं, पर आपने कभी ये सोचा है कि जो एटम होता है वो इतना स्मॉल होता है कि जिसको हम ठीक से वेव भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास जिम्मेदारी थी कि कार्बन 12 जो ऑलरेडी हम मान चुके हैं उसके एटम के बराबर हमारी मोल की वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक चीज करी, हमने मोल को डिफाइन किया कि मोल एक्चुअल में होता क्या है। मोल का मतलब होता है कि जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हो, जिनको आप काउंट नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचूं कि मैं अगर एक
शुगर लूं और शुगर को क्रश कर दूं, पीस दूं, उसके बाद उसके चोट जिसको आप देख भी नहीं पा रहे, उसको काउंट नहीं कर पा रहे, आप उसको निकाल सकते नहीं। आपने कहा कि मैं 1 पिंच अगर शुगर ले रहा हूं तो उसकी वैल्यू 6.022 है, तो उतने पिंच आप ले लेके डालोगे, ठीक है। अभी इसने कहा कि यहाँ पर है कि एक मोल को हमने डिफाइन किया, एक बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, आयन भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एज देयर आर एटम्स इज एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में होना चाहिए। यानी हम एक मोल को ऐसे डिफाइन करेंगे, एक मोल की वैल्यू ये डिफाइन होती कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ऑफ आइसोटोप्स में होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको इंटरनेशनली मान चुके थे। अब 10, 20, 30, 40, 50 हम लेंगे, लेकिन वो वैल्यू उसके साथ कैसे मैच करेगी? सबसे पहले हमने एक काम किया, हमने कार्बन 12 लिया और मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है जिसमें आप अपने जो मास जो आपने लिया है उसको आप पता करोगे। जिस भी चीज का आपने मास लिया है उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका मास, इस एटम का, इस एलिमेंट का मास कितना है। तो जब हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया, हमने कार्बन को डाला, तो हमें ये मिला कि जो वैल्यू है मास स्पेक्ट्रोमीटर से वो कार्बन की आई 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम। याद रखिएगा कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में जब मास ऑफ कार्बन 12 को देखा गया, जब आपको मास डाला गया कार्बन 12 का, तो उसकी वैल्यू निकली इतनी। लेकिन अब हमें 1 मोल निकालना है और 1 मोल निकालने के लिए हमने क्या कहा कि 1 मोल की वैल्यू को डिफाइन किया गया है किसमें? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 की वैल्यू को डिफाइन करेंगे, डिवाइड बाय किससे करेंगे? ये 12 ग्राम में आपके कितने कार्बन होंगे जब एक की वैल्यू हमारी ये आ रही है, जब हमने मास स्पेक्ट्रो 1.99, जब इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा मोल निकला कार्बन का, जिसका की वैल्यू आई 6.022। फिर से समझिए, हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इतने सारे नंबर ऑफ एटम्स हैं, इतने सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आप देख भी नहीं पा रहे, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन। और उस डिफिकल्टी में हमारे पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमें जो भी चीज लेनी है वो 12 ग्राम यानी 12 ग्राम कार्बन 12 के जस्ट निकर होना चाहिए। अब वो हम कैसे करें? हमने सबसे पहले कुछ नहीं किया, हमने कार्बन एटम को लिया, मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला, और मास स्पेक्ट्रो, अभी आप बहुत छोटे हैं बट जब आप ग्रो करेंगे, आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, जब आप आगे जाके कोई और करियर को जो भी आप बनना चाहते हैं बनेंगे, तो वहां एक मास स्पेक्ट्रोमीटर मिलता है जिसमें आप देखते हो ग्राफ आते हैं यूं करके मास स्पेक्ट्रोमीटर के। उसमें आपने देखा कि जब कार्बन के एटम को आपने डाला, कार्बन को आपने डाला, तो आपने देखा कि उसका जो पीक पॉइंट आ रहा था वो आता 1.99, ये वैल्यू आ रही थी, ठीक है। और 1 मोल निकालना है जिसको इंडिकेट करना है, 1 मोल निकालना है, तो हमने कार्बन की वैल्यू तो डाल ली। अब हमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 है, 12 ग्राम, तो कितने वेट का, हमें कितने वेट में पता करना था कि 1 मोल ऑफ कार्बन को पता करना। 1 मोल किसमें? 12 ग्राम में। 12 ग्राम जो हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट मानी थी, उस 12 ग्राम में 1 मोल कार्बन कितना होगा? तो जो हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर में कार्बन की वैल्यू निकली थी उससे डिवाइड करके 6.022 आ गया, जो कि एक फिजिबल वैल्यू थी और कार्बन 12 के बहुत पास थी। हम एक क्वेश्चन करेंगे और अच्छी तरीके से इसको समझने के लिए। ये हमारा जो क्वेश्चन आया है बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स और एटम सल्फर are present, how many molecules and atoms of sulfur are present in 0.1 mole of acetate molecule। यानी इतने मोल ऑफ एसेट मॉलिक्यूल की बात यहाँ कर रहे हैं कि कितने आपके एटम्स और आपके मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं 1 मोल की, तो 1 मोल नॉर्मल सी बात है, 1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल। अब ध्यान रखिए, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जैसे मैंने आपको डजन बताया था वैसे ही मैंने आपको बताया था कि 1 मोल की जहां भी बात आएगी, कोई भी नंबर यहाँ लिखा है कि 1 मोल S8 के मॉलिक्यूल कितने होंगे, एक स्टैंडर्ड यूनिट जो आपको बताई जा चुकी है आपके ये होते हैं। सिंपल सी बात है। सेकंड वो कह रहा है, ध्यान सुनिए, सेकंड वो बोल रहा है कि जब 1 मोल ऑफ एसिड मॉलिक्यूल इतने हैं तो 0.1 मोल में कितने होंगे? तो 0.1 मोल में देख लीजिए कितने हो जाएंगे। क्या करेंगे इसको? सिंपल है, 1 मोल में इतने हैं तो 0.1 में क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 0.1। सिंपल सा है, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मिनट लगाइए, फटाफट से मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर आएगा आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या लगाऊं मैं? आगे 22 मॉलिक्यूल,
ठीक है, ये आ गए। अब नॉर्मल सी बात है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उसके बाद वो कह रहा है कि जब वन मॉलिक्यूल है, अब आप ध्यान से देखिएगा, जो वन मॉलिक्यूल ऑफ S8 है, तो ये 8 क्या है, उसमें एटम्स है, एटम्स है। तो 6.022 इंटू 10⁻22 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आज का क्वेश्चन पूरा हुआ। हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, हमने इस क्वेश्चन में सिंपल सी एक चीज देखी, और वो चीज ये थी कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ एसिड मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि वन मोल में एसिड मॉलिक्यूल की वैल्यू कितनी होती है। कोई भी मोल है, डजन, हम अगर बोलेंगे आपसे कि मुझे आपके पास आपसे हमने कहा 5 डजन आप बनाना लेके आइए, तो आपके दिमाग में सीधे आ गया 5 डजन का मतलब है 5 डजन बनाना, यानी जब 1 डजन में 12 है तो 5 डजन में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम यहीं पर है कि जब 1 मोल ऑफ एसिड मॉलिक्यूल आपका 6.022 की वैल्यू रखता है, तो 0.1 मोल में कितने होंगे, डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि हमें आप एटम्स भी बताइए। अब S8 मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल है सल्फर का S8, तो 8 क्या है, उसके अंदर एटम है, यानी 8 एटम ने मिलके एक S बनाया है। एस 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 करके 8 एटम है जिसने एक बड़े एस को बना दिया। ठीक है, तो जो आपका मोल है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे एटम से, यानी 8 को, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर आएगा। 4 के समथिंग आंसर मल्टीप्लाई करके आएगा, चेक कर लीजिएगा। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं पर कोई दिक्कत होती है लिखिए कॉमेंट में मुझे। अगर आपको मेरा कोई टॉपिक पसंद नहीं आया या आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स में, और आप मुझे कैसे भी करके पिन भी कर सकते हैं कि आप ये टॉपिक को पढ़ाइए, मेरा टेस्ट आ रहा है, कौन कौन से मेरे लिए बेटर रहेंगे, तो आई विल हेल्प यू, ऑलवेज बी आई प्रेजेंट। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चों, कर दो अपनी नेहा मैम को।